डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की। टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस की बात करते हुए हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। तो अनेक प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनको रोकने के लिए कई प्रकार की प्रिवेंशन और जो कंट्रोल पॉलिसीज है, मेजर्स हैं, उनको अपनाया जा सकता है ताकि पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। जो पहला है वो है एयर पोल्यूशन मेजर्स, कि वायु प्रदूषण संबंधी कुछ उपाय हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के विपरीत प्रभाव से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला है ट्रांसपोर्ट, कि प्रत्येक बड़े शहर विशेषकर महानगरों में सशक्त व कुशल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके प्रोविजंस किए जाने चाहिए। कुछ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए और लोग जो हैं वो अपने निजी वाहनों का, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनका कम से कम प्रयोग करें। दूसरा ये है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए, कि शहरी केंद्रों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए ताकि शहरों में वाहनों की भीड़ इकट्ठी ना हो। इसके लिए सड़क का जाल बिछाया जाना चाहिए और वाहनों की कम से कम जहां आवश्यकता पड़े। इसी प्रकार से फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स भी होने चाहिए, कि तेल कुशल वाहन होने चाहिए। ऐसे वाहनों को बनाया जाना चाहिए, ऐसे वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कम से कम तेल का प्रयोग करें, जिनमें प्रदूषण भी कम से कम हो। और 2 पहिया या 3 पहिया जो व्हीकल्स हैं उन्हें 4 स्ट्रोक इंजन लगाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से यह उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से क्लीन फ्यूल, तो भारत जैसे कई देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाना बनाने के उद्देश्य, जो कुकिंग पर्पज है के लिए आवश्यकता है कि स्वच्छ ईंधन उनको उपलब्ध हो। और इसके लिए जो दूसरे जो ईंधन हैं उनका प्रयोग करने के बजाय जो क्लीन फ्यूल है उसको प्रयोग किया जाना चाहिए। स्मोकलेस चूल्हा, जो धुआं रहित चूल्हे होने चाहिए। भारतीय दशाओं के अनुरूप यहाँ कुशल धुआं रहित चूल्हों को विकसित किया जाना चाहिए और इसको लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसको भी बचाया जा सकता है। और इससे हम जो उपले हैं और जो लकड़ियां हैं, कीमती लकड़ियां हैं, उनको भी हम बचा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई घर इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए ताकि उनमें उचित रोशनदान हो और रसोई का धुआं बाहर निकलता रहे और खुली हवा का आवागमन हो। इसी प्रकार से एफिशिएंट वे ऑफ कुकिंग, कि हमें जो खाना बनाने के तरीके हैं हमारे वो आसान होने चाहिए, जिससे समय और ईंधन की बचत भी हो और हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ पर भी एक बुरा प्रभाव ना पड़े। इसी प्रकार से जो सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि रूढ़िवादी ग्रामीण समाज की सोच में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। तभी वह यह हो सकता है कि हम धुआं वाले चूल्हे को छोड़कर जो क्लीन कुकिंग है, क्लीन फ्यूल है, उसको हम अपनाएं। तो ये सब हमने बात की कि जो एयर पोल्यूशन मेजर्स हैं उनको किस प्रकार से अपनाया जा सकता है। इसी में हम अब दूसरा जो लेते हैं वो है वाटर पोल्यूशन मेजर्स। तो ये हम जानते हैं कि जो जल प्रदूषण के कारण होने वाले स्वास्थ्य हानि को न्यूनतम करने के लिए भी हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो हमारा स्वस्थ पर्यावरण रहेगा, और इसके लिए हम कुछ मेजर्स अपना सकते हैं, जैसे टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड, कि प्रत्येक औद्योगिक इकाइयों को वायु उत्सर्जन के लिए जो एयर एमिशन है उसके लिए जल अपव्यय से संबंधित मापदंडों और नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, तो प्रदूषण रोकने के संबंध में कानूनों की कमी नहीं है, परंतु इनका सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है। इसी प्रकार से एम्प्लॉइंग ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको भी लगाया जाना चाहिए और प्रत्येक औद्योगिक इकाई को ये इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। और उनको जो भी इस तरीके के जो प्लांट्स हैं जो पानी को गंदा करते हैं, दूसरे कूड़ा करकट फैलाते हैं, यदि उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रखा है तो उनको कई तरह के फाइन लगाए जाने चाहिए।
इसी प्रकार से पोल्यूशन टैक्स है, पोल्यूशन टैक्स लगाना चाहिए। इससे भी जो ट्रीटमेंट प्लांट आदि लगाने में के लिए जो फाइनेंस हो सकेगा, पैसा इकट्ठा हो सकेगा। इसी प्रकार से सीवेज डिस्पोजल है। सीवेज डिस्पोजल से मतलब है कि शहरी क्षेत्र में जो वाहित मल को फेंकने और उसे साफ करने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाना चाहिए, वह भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जो यूज ऑफ सीवेज बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आदि हैं जो कृषि क्षेत्र में प्रयोग, उसका शुरू कर देना चाहिए, जो इस तरह का सीवेज बैक्टीरिया है, ताकि कृषि को भी कुछ फायदा हो सके और हम अपने जो इस तरीके का सीवेज है उसका भी निपटान कर सकें। इसके लिए हमें प्रचार की भी जरूरत है, यूज ऑफ मास मीडिया। मीडिया के कई माध्यमों से हमें इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों को पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए और उनको स्वास्थ्य पर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागृत भी हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से क्लीनिंग ऑफ मेन मेजर्स रिवर्स, हमें अपने देश की नदियों को, जो मेन रिवर्स हैं, उनको साफ करना चाहिए और जो औद्योगिक वेस्ट है उसको उसमें नहीं जाने देना चाहिए। जनरल सैनिटेशन, यह भी है कि सारे देश में सामान्य सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को कम से कम प्राथमिक स्वच्छता अवश्य प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से ये कुछ मेजर्स हैं जिनको हम ध्यान में रख कर कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन जो मेजर्स हैं उनको किया जा सकता है। इसी प्रकार से तीसरा है मेजर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये हम जानते हैं कि ठोस कूड़ा करकट की समस्या का समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको इकट्ठा करने, उठाकर ले जाने और रासायनिक तरीकों से इसके उपचार, जो ट्रीटमेंट है, उसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि कूड़े को बिना उपचार के छोड़ दिया जाता है तो इससे कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और कई तरह के मीथेन जैसी बायोगैस वातावरण में बढ़ती है और बायोगैस के बढ़ने से कई तरह के गंभीर परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। तो इसलिए कूड़ा करकट, जो ठोस सॉलिड वेस्ट है, उसके यूटिलाइजेशन की कुछ तकनीक हमें विकसित की जानी चाहिए। कुछ देशों ने भी उसको किया भी है, उससे ऊर्जा बनाने की भी कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि दो तरीके की तकनीक उपलब्ध है, पहली है जैविक प्रकार की तकनीक जिसको हम बायोलॉजिकल ऑप्शन कहते हैं, जिसमें कंपोजिटिंग या हम कहें वर्मिक कंपोजिटिंग और एनोरोफिक डाइजेशन हम कहें, और दूसरी होती हैं थर्मल ऑप्शंस भी है हमारे पास। तो इस तरीके से इस वेस्ट का समाधान किया जाना चाहिए। तो वेस्ट की, ये जो सॉलिड वेस्ट है, इस समस्या का समाधान के लिए जो निम्नलिखित सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जैसे हमें डंपिंग, किसी एक जगह पर उसको साइकिल, नॉन रिसाइकिल कूड़े को अलग अलग जगह पर इकट्ठा किया जाना चाहिए और हमें जनता को भी इस बारे में बताना चाहिए कि हमें इसको अलग अलग इकट्ठा करना है। पॉलीथीन के प्रयोग के बारे में भी हमें बताना है कि इसको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़रूरी होने पर ही प्रयोग करना है, नहीं तो पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से गार्बेज डंप, ये हम देखते हैं कि कूड़ों का ढेर लग जाता है, उससे गंदगियाँ फैलती हैं, तो हमें उसका भी एक सॉलिड सिस्टम जनरेट करना चाहिए ताकि हम इस सब चीज़ों से बच सकें, कूड़ों के ढेर इकट्ठे ना हो। हॉस्पिटल वेस्ट को भी हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि इस कूड़े को अलग से और प्रभावी ढंग से इसको से निपटने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से कूड़ा उठाने वाले रैग पिकर्स हैं, जगह जगह कूड़ा उठाने वाले जो लोग हैं, उनको किसी दानी संस्था, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके द्वारा दस्ताने, बूट आदि उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि वो उनको पहनकर जो मेडिकल चेकअप्स में दूसरी चीज़ें जो आती हैं उनको वो अलग अलग आसानी से कर सकें। इसी प्रकार से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अडेप्ट की जानी चाहिए कि ठोस जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने के लिए हमें टेक्निक अडेप्ट करनी चाहिए। फिर हम इसमें ले सकते हैं मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। यह हम जानते हैं कि शोर प्रदूषण के मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव काफ़ी हैं और इसको देखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि जो शोर है उसको नियंत्रित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। शोर प्रदूषण को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि शोर प्रदूषण को नियंत्रित और इसका समस्या का समाधान
करने की तकनीक बहुत ही आसान है और उसको विकसित करना भी कठिन है। इसके लिए आवश्यक है वो है दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की और थोड़ी बहुत तकनीक अपनाने की। तो इसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? एक तो अधिक हरियाली वाले जो क्षेत्र हैं उनको स्थापित करना, इमारतों की बनावट और मशीनों जो मशीनरी हैं उनमें सुधार लाना, दीवारों में ध्वनि जो साउंड एब्जॉर्प्शन है उस सामग्री का प्रयोग करना, और मोटर वाहनों की बनावट और मशीनरी में सुधार लाना ताकि वो कम शोर करें, साइलेंसर लगाना। इसी प्रकार से प्रेशर हॉर्न्स का प्रयोग है वो बैन करना। इसी प्रकार जो सड़क है उसमें सुधार लाना, और इस प्रकार के और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको अपनाए जाना व्यक्तिगत स्तर पर, और कानून भी बनाना इस बारे में। तो इस प्रकार से हम जो इस तरीके के जो उपाय हैं उनके द्वारा जो शोर है उसको, जो नॉइज पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें हम जो और ले सकते हैं मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट कि वन संरक्षण के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं हम। तो वन संरक्षण के से हमारा जो अभिप्राय है वो है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो नुकसान पहुंचता है, जो डिग्रेडेशन होता है वनों का, कि उसके लिए हम उसको कैसे कंजर्व करके रखें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ताकि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के लिए हम किस प्रकार से उसको संरक्षित रख सकते हैं। वन और वनारोपण और रोफोरेस्टेशन, इनमें अंतर होता है। और जो रिफोरेस्टेशन होता है वो होता है कि वन जहाँ से काटे जा चुके हैं वहाँ वनों को फिर से उगाना, जबकि वन संरक्षण का मतलब होता है कि वनों का उपयोग इस ढंग से करना कि मानव को सदा के लिए उपलब्ध होते रहें। और वनारोपण का अर्थ होता है नए क्षेत्रों में वन लगाना। तो इसके लिए भी हम नीति अपना सकते हैं कि किस प्रकार से हम वनों वनों का संरक्षण करें, ताकि हमारे जो वन हैं, वनों पर जो दबाव बन रहा है जन समूह का, तो जन समूह को हम जागृत करें ताकि ये वनों का नाश हम ना करें। इसलिए वनों के संरक्षण के लिए सभी देशों ने रणनीतियाँ अपनाई हुई हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले वन पदार्थों के लिए मांग को घटाना और वनों पर दबाव को कम करना। इसी प्रकार से यह प्रण लेना कि आज के बाद वनों की अवनति नहीं होने दी जाएगी। इसी प्रकार से घरों में जो हम लकड़ी जलाने का काम में लेते हैं उसको रोकना और हम बायोगैस को अवेलेबल करवाएं। इसी प्रकार से नई ईंधन वाली लकड़ी है उसके विकास के लिए ऐसे प्रोत्साहन करें, ऐसे अनुसंधान लाएं ताकि नए वृक्षों की हम खोज कर सकें, जिससे हम ईंधन के रूप में चूल्हे में लकड़ी के रूप में प्रयोग कर सकें। इसी प्रकार से वनों के लिए नई स्पीशीज का आविष्कार करें, जीन बैंक बनाएं ताकि हम अपनी जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उनको बचा के रख सकें। इसी प्रकार आर्थिक विकास के लिए वनों को कम से कम काटें। वनों में लगने वाली आग को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी हर साल लाखों हेक्टेयर जो वन है वो नष्ट हो जाते हैं। वनों में लगी आग को बुझाने के तरीके भी हमें इस तरीके के अपनाने चाहिए ताकि आग को हम जल्दी से जल्दी बुझा सकें और वनों में जो क्षति हो रही है उसको हम रोक सकें। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनों का जो पुनर्रोपण करें और पुनरुत्थान करें। इसी प्रकार से नए क्षेत्रों में जहाँ कृषि करना संभव न हो वहाँ हम वन लगाएं। इसी प्रकार से हम कहें कि सामाजिक बागवानी, कृषि और सामाजिक बागवानी को हमें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अच्छे वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम अपने फॉरेस्ट को संरक्षण कर सकते हैं और हमें लोगों में वन संरक्षण के प्रति भावना भी जागृत करनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो इसके लिए जन आंदोलन मूवमेंट चलाने की भी आवश्यकता है, जैसे चिपको आंदोलन का हम यहाँ नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन उपायों को अपनाकर जो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन है, उसको हम रोक सकते हैं। इस तरह की समस्याओं को हम रोक सकते हैं। तो यदि हम यहाँ बात करें कि इस समस्या से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं अम्लीय वर्षा से,
तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें कोयला और तेल पर आधारित जो बिजली घर हैं उनसे जो प्रदूषण हो रहा है उनको कम करना चाहिए। इसी प्रकार से जो उद्योगों से कोयला प्रयोग में हो रहा है उससे काफ़ी प्रदूषण फैलता है, उसको प्रयोग में कम से कम प्रयोग करना चाहिए। नई तकनीकों का आविष्कार करना चाहिए ताकि हम जो प्रदूषित करने वाले जो संसाधनों को हम अपना रहे हैं उनको कम प्रयोग करें। तो इस प्रकार से ये हमने बात की विभिन्न प्रकार के जो मेजर्स हैं उनको अपनाया जा सकता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब हम यहाँ बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से वनों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उस संबंधी क्या नीतियाँ हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ की हम यहाँ बात कर सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी हमें नीति अपनानी चाहिए। तो ये क्या नीतियाँ हो सकती हैं, उन नीतियों की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नीति हम इसमें शामिल कर सकते हैं वो है प्रॉपर रिसोर्स प्राइस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित देशों में सरकार की कीमत नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। सरकार की कीमत नीति के फलस्वरूप संसाधनों की पूर्ति में तेजी से कमी हो सकती है या उत्पादन में निरंतर न चलने वाली जो अनसस्टेनेबल मेथड्स हैं उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। तो कई बार सरकार की कीमत नीतियां जो निर्धनों की सहायता करने के उद्देश्य बनाई जाती है उसके कारण असमानता और निर्धनता कम होने के स्थान पर बढ़ जाती है। तो सरकार द्वारा बिजली, पानी, कृषि के लिए जो सब्सिडीज दी जाती है उसका लाभ बहुत बार निर्धनों के स्थान पर धनी लोगों को मिलने लगता है। तो इस कारण से संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सब्सिडीज को कम किया जाना चाहिए। सरकार को कीमत नीति सरकार की जो कीमत नीति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे लाभ प्राप्त हो सके और उन लाभों का प्रयोग निर्धनों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा हम इसमें ले सकते हैं वो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। वातावरण संरक्षण के लिए ऐसे उपाय अपनाए जाने की जरूरत है जो स्थानीय साधनों का प्रयोग करके स्थानीय लोगों द्वारा लागू किए जा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं में लोगों की निश्चित भागीदारी होनी चाहिए। उन्हें योजनाओं के कार्यक्रम एवं लाभों के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार की योजनाओं की लागत भी कम होगी और उनका आर्थिक विकास तथा पर्यावरण दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से क्लियर प्रॉपर्टीज राइट्स एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। देश में संपत्ति अधिकार संबंधी कानून स्पष्ट होने चाहिए। जब लोगों का अपनी संपत्ति और संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है तब वे उसका अधिक कुशलता से प्रयोग करते हैं, उसका अधिक ख्याल रखते हैं। तो इसके विपरीत यदि जब संपत्ति पर सभी लोग समान रूप से स्वामित्व रखते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स होता है, तो उसका किफ़ायतीपूर्ण और कुशलतापूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि देश की संपत्ति संबंधी कानून ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को निजी संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और कृषि भूमि का स्वामित्व भी समान होना चाहिए। इसके लिए उचित भूमि सुधार किए जाने चाहिए। संपत्ति के निजी स्वामित्व के कारण लोगों को अपना आर्थिक विकास करने और पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें जो हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं वो है प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स ऑफ द पुअर। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के जो डिग्रेडेशन को रोकने के लिए और वनों और भूमि को संरक्षण के उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए निर्धन जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए वैकल्पिक आर्थिक योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए कि सिंचाई की उचित व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। इसके साथ साथ निर्धन जो किसान हैं उनको कृषि आगत जैसे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं जैसे बीज, खाद, पानी, इम्प्लीमेंट्स,
जो टूल्स आदि हैं उनको उचित कीमत और समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक संरचना जैसे सड़कों आदि का विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से गांवों की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप निर्धन वर्ग प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और वनों, भूमि और जल का कम शोषण करेंगे। फिर इसमें जो हम अगला पॉइंट ले सकते हैं वो है राइजिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वीमेन। महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार होने और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि होने के फलस्वरूप आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण कई प्रकार से लाभान्वित होंगे। एक तो शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर महिलाएं छोटे परिवार को पसंद करेंगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि कम होगी। वे अपने बच्चों और परिवार के पोषण का उचित ध्यान रख सकेंगी, जिससे शिशु मृत्यु दर कम होगी। शिक्षित स्त्रियां सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने में भी सहायक सिद्ध होंगी। इसी प्रकार से हम इसमें और शामिल कर सकते हैं पॉलिसीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए सख्त नीतियां अपनाई जानी चाहिए। पोल्यूशन में वृद्धि करने वाले जो उद्योग हैं उन पर अधिक कर लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार के कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जो कानूनों का पालन नहीं करते हैं जो इंडस्ट्रीज, उन पर फाइन लगाना चाहिए। इसी प्रकार से मेथड रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जिसमें हम पहला ले सकते हैं सामाजिक जागरूकता। देश की जनता को प्रदूषण से उत्पन्न खतरों के विषय में बताया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने स्तर पर प्रदूषण कम करने का प्रयत्न करे। इसी प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम जानते हैं कि जनसंख्या का कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण कानून का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए कि हम जानते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 को लागू किया गया है और इस कानून का उद्देश्य पर्यावरण की क्वालिटी में कमी नहीं होने देना है और इस कानून का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। उचित वृक्षारोपण भी करवाए जाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अधिक मात्रा में वन लगाए जाएं। इसी प्रकार से कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के कारण जो वायु और जल प्रदूषण होता है उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। कृषि प्रदूषण से बचने के लिए भी जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनका कम प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से स्वच्छ जल का प्रबंध, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि नदियों के जल को स्वच्छ बनाया जाए तथा गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जानी चाहिए। कूड़ा करकट का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, यह भी जरूरी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठोस जो कूड़ा करकट है पर्टिकुलरली, उसको एक नियोजित ढंग से उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और जो रासायनिक उसका उपचार है वो किया जाना चाहिए। गाँवों में जो कूड़े की समस्या है उसके निपटान के लिए एक कंपोस्टिंग विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आवास व्यवस्था में भी सुधार किया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम यह भी मानते हैं कि लोगों के रहने की व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए और गंदी बस्तियों के स्थान पर साफ बस्तियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें जो हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं वो है आर्थिक समृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले उपाय, मेजर्स टू बी टेकन बाय डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो निर्धन देशों की आर्थिक समृद्धि और प्रदूषण संरक्षण के लिए धनी और विकसित देशों के लिए भी कुछ उपाय हैं, उनको अपनाना चाहिए। उनको निर्धन देशों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए, उनके ऋणों में कमी की जानी चाहिए, उनको उनके ऋण माफ़ करने चाहिए और इसी प्रकार से औद्योगिक प्रदूषण तथा अन्य प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनकी रोकथाम इन डेवलप्ड कंट्रीज को करनी चाहिए। इसके साथ साथ
प्रदूषण संरक्षण के लिए खोज की जानी चाहिए और ऐसी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा देनी चाहिए जिनके कारण प्रदूषण में वृद्धि की संभावना होती है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की नीतियां अपनाई जानी चाहिए जिससे आर्थिक समृद्धि एवं प्रदूषण से बचाव दोनों ही संभव हो सके। अब हम यहाँ लो आंसर टाइप क्वेश्चन की बात यदि करें तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, सजेस्ट फ्यू पॉसिबल रेमेडीज एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड। या हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी ले सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से है, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर एसिड रेन, give 2 points of the causes of environmental degradation, suggest 2 policy measures regarding conservation of environment, what is global warming, explain in brief the 2 objectives of Environment Protection Act 1986.